हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नेक्स्ट जो मैथ है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एमएससी एंट्रेंस का भी सिलेबस कर रहे हैं। तो हम जो भी आपने सारे प्रीवियस ईयर मैथ कर रहे हैं ना बारी बारी से। तो हमने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने क्या किया था, ग्रुप एंड रिंग्स किया था, और उससे पहले हमने रियल एनालिसिस पढ़ा था। और जो वो लास्ट के दो मैथ थे हमने देखा था कि उन सब में से 7-7 क्वेश्चन आ रहे थे, जबकि अलजेब्रा या फिर जो हमारे फर्स्ट ईयर वाले मैथ होते हैं उनसे यूजली 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा ये लीनियर अलजेब्रा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये भी 7 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली यहाँ से भी 7 क्वेश्चन आएंगे। और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते अगर आप मेरी मानो तो ये जो सिलेबस है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, तो दिस इज द सिलेबस, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। तो सिलेबस तो अपना बेसिकली वो पूरा ही है जो हमारा यूजुअली मैथ का होता है। तो इस सिलेबस को नहीं देखते, हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और फिर देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो ये हैं हमारे क्वेश्चंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन देखो ज्यादातर क्वेश्चंस है ना नॉट ट्रू पे ही आते हैं, तो आप ट्रू वाला मत सोचना, हमेशा नॉट, ज्यादातर नॉट ट्रू वाले ही पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए सेट कंटेनिंग नल वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट में बोला है एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। थर्ड वन इज एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। द नॉन जीरो रोज इन एन एक्लन मैट्रिक्स फॉर्म में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये बिल्कुल देखो, ये वाला भी हमारा सही होता है कि जो नंबर ऑफ रोज है ऑफ एन एक्लन फॉर्म वो हमारी एल आई सेट बनाती है, तो ये हमारा ट्रू होता है। तो बट उसने नॉट ट्रू पूछा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, दिस वन इज रॉन्ग। सिमिलरली आप कोई भी अगर सेट लोगे इंडिपेंडेंट और उससे छोटा सेट लोगे तो वो भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी हमारा ट्रू होता है, बट उसने नॉट ट्रू पूछा है। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये भी हमारा ट्रू होता है, बट ये हमारा गलत हो गया। और जो ये सेट होता है हमेशा, जिसके अंदर हमेशा नल वेक्टर आता है, तो वो एल डी सेट बनता है, एल आई सेट नहीं बनता। तो दिस इज हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा था नॉट ट्रू, लेकिन यहाँ पर उसने इंडिपेंडेंट दे रखा है, डिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन देखो नॉट ट्रू का ही पूछा है। हाँ, तो पहली बात, ये जो सारी आप चीजें देख रहे हैं ना अभी, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स ही हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर आपको पता होगा, जैसे कि हमने ग्रुप एंड रिंग्स में भी लास्ट वीडियो में देखा था, वहां पर भी ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे किससे आए थे, सारे स्टेटमेंट्स की मतलब थ्योरम्स की स्टेटमेंट से ही आए थे। बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं है कि सारे थ्योरम की स्टेटमेंट से आएंगे, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। बट ग्रुप एंड रिंग्स और वैसे तो सारे जितने भी हमारे मैथ्स हैं उनमें आपको सारी की सारी नेमिंग जो थ्योरम्स हैं या फिर जो थ्योरम्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन सबकी स्टेटमेंट्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस है कि आपको थ्योरम्स की स्टेटमेंट आएंगी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दैट इज देयर एग्जिस्ट बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। तो ये हमारा ट्रू होता है, बट उसने बोला है नॉट ट्रू, तो ये गलत हो गया। अगर आपके पास कोई भी n वेक्टर्स हैं जो कि एक वेक्टर स्पेस को क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं, देन एनी n+1 वेक्टर्स इन V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो इसने क्या कहा अभी कि अगर आपका वेक्टर स्पेस V है और इसको अगर आपके n वेक्टर्स स्पैन कर पा रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दोगे, ये जरूरी नहीं है कि ये वाले ही आपको टोटल n वेक्टर्स लेने हैं, इनके अलावा भी कोई आप n वेक्टर्स ले सकते हो। बट अगर किसी की भी काउंटिंग n+1 हो गई, मतलब n से ज्यादा हो गई, तो वो हमेशा ही li वेक्टर्स होंगे, क्योंकि देखो वो इनके रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बल्कि ट्रू होगा क्योंकि ये नॉट ट्रू आंसर है। क्योंकि सपोज करो आपने R2 लिया, ठीक है, R2 आपका किसे स्पैन होता है, सपोज आपने लिया 1 0 और 0 1 से, ठीक है, तो ये मेरा V1 हो गया और ये मेरा V2 हो गया। आपको ऐसे सोचना है, कोई भी एग्जांपल लेके चलो अपनी तरफ से। अब आपने ना R2 में से कोई भी 3 वेक्टर उठाए, कोई भी आप 3 लो, तो मैंने लिया एक 1 1, सपोज एक 2 2 और एक 3 3, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। तो ये जो तीनों एलिमेंट होंगे ना, आप क्या कर सकते हो, ये तीनों के तीनों हमेशा एल आई नहीं होंगे, इनमें से कोई दो ही एल आई हो सकते हैं, तीसरे वाला उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
सपोज मैंने एक तो ऐसे ले लिया 1,0 और एक ले लिया 0,2 और थर्ड ले लिया कुछ भी, थर्ड आप कुछ भी लो जो आपका मन करे, बट ये और ये तो हमारे एल हो जाएंगे, बट ये वाला इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पैन करने के लिए सबसे ज्यादा सिर्फ दो ही वेक्टर्स हैं, उससे ज्यादा स्पैन नहीं कर सकते, तो जो आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे उनके अंदर से ही आने चाहिए। तो जो भी हमारा ये +1 लिखा है ना हमने, ये जो +1 वाले वेक्टर्स होंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, तो इसका मतलब वो कभी एल नहीं हो सकते, वो एल होंगे। तो ये हमारा नॉट ट्रू हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, इफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, एस हमें एल आई सेट दिया और वी आप उस सेट में से मत लो, एस एस और ये जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जनरेटर। तो आप क्या लो, एस कोई एल आई सेट लिया, जैसे मैंने ये सेट लिया, ये मेरा एस है क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब इससे आप जनरेट करवा लो, अगर मैं इससे जनरेट करवाने वाला पूरा कोई भी एलिमेंट लूंगी तो मेरा पूरा R2 आ गया, है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन आ गया। अब उसने कहा कि कोई एक वेक्टर लो जो कि R2 में ना हो, और फिर जब आप S यूनियन V करोगे तो क्या वो इंडिपेंडेंट बनेगा? हाँ बनेगा ना, क्योंकि आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया है V जो कि इसमें नहीं है, इससे जनरेट नहीं हो रहा, मतलब कि जो V है वो मेरा R2 से नहीं है, तो इसका मतलब V क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट ऑफ R2, और R2 से इंडिपेंडेंट हो गया तो S से भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा बेसिकली। तो ये मेरा ट्रू ऑप्शन है, बट उसने बोला है नॉट ट्रू, तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट इज, अगर आपका V कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, देन एनी टू बेसिस ऑफ ए V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि जो डायमेंशन होते हैं वो हमेशा ही सेम रहती है, तो बेसिस चेंज हो सकती है बट उसकी काउंटिंग चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि काउंटिंग का मतलब डायमेंशन। तो ये हमारा ट्रू होता है, बट इसने यहाँ पे गलत बोला है ना, नॉट ट्रू वाला बताना अपने को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज नेक्स्ट वन। ए फंक्शन दिया है आपको t फ्रॉम R2 टू R2, और उसने कहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, बट ये बताओ कि ये कौन सी वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना तीन टाइप की आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, एक है कंट्रैक्शन, एक है डायलेशन और एक है रिफ्लेक्शन। ये पता नहीं स्पेलिंग इनकी गलत है या मेरे को ही पढ़ने में, डायलेशन बोलते हैं वैसे बेसिकली, ठीक है। तीन टाइप की दे रखी है। अब जैसे कि ना इनके मैं अब थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग का मतलब होता है कि जिससे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, चीजों को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब क्या आंसर क्या आएगा आपका, छोटा आएगा, ठीक है। तो आप सपोज आपने लिया x, y, ये लिया, जब आपने इसकी इमेज निकाली तो इमेज क्या आएगी, t ऑफ x, y, है ना। तो हमेशा जो भी इमेज होगी ना आपकी, वो आपकी हमेशा ही क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, पहले आपके पास कोई चीज थी, आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, अब वो छोटी हो गई, तो वो श्रिंक हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऐसे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आए तो इसका मतलब आपकी जो चीज है ना, जो आपके एलिमेंट्स है वो सिकुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा वो छोटा आना चाहिए। हम्म उसके बाद है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अपोजिट होता है, उससे क्या होता है कि आपकी चीजें एक्सपेंड होती हैं, तो एक होता है ये डाइलेशन। तो डाइलेशन में क्या होगा, आपका जो x, y होगा ना, वो आपका छोटा होगा और इमेज आपकी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने शुरू में कुछ लिया, आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, अब वो चीज एक्सपेंड हो गई। तो मान लो सपोज मैंने क्या किया, पहले मेरे पास ये सर्कल था जो कि 1 रेडियस का था, जब मैंने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो अब ये 2 रेडियस का सर्कल हो गया ऐसे, तो ये डायलेशन कर दिया। बट अगर अपोजिट हो जाए, मेरे पास 1 रेडियस का सर्कल है, मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, हाफ रेडियस का आया, तो वो कंट्रैक्शन मैपिंग हो गई। ओके, इस तरह से। अब है थर्ड थर्ड थिंग इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसा कि आपको पता है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि परछाई, है ना। तो उसमें क्या होगा कि कोई चीज ऐसे थी, मैंने उसको थोड़ा सा हिला दिया, ऐसे हो गई, तो रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे कि शेडो, ठीक है, उस तरह से देखना है। तो उसमें क्या होगा कि मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, वो ना छोटी आएगी ना बड़ी आएगी, बस उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल ही रहेगी, जितना उसका साइज था पहले उतना ही साइज रहेगा, बट अब क्या होगा, उसकी बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया।
तो अब उसने देखो क्या दिया है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स और माइनस वाई। अब आप खुद ही सोचो, सपोज आपके पास यहाँ पर एक्स कोमा वाई में मैंने एक बार 1 1 लिया, तो आपको पता लगेगा कि आपकी चीज इनमें से कौन सी हो रही है। तो 1 1 मेरा यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट था भी। लेकिन जब मैंने इसकी मैपिंग की, फिर वो क्या आ जाएगा, 1 और -1, तो y की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो बेसिकली अब मेरा जो आंसर आएगा ना, वो ये आएगा, x की वैल्यू तो 1 हो गई, y की वैल्यू -1 होगी। तो पहले मेरा वेक्टर ये था, बट अब मेरा वेक्टर ये हो गया। तो साइज तो सेम रहा, बट वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया नीचे की साइड, है ना। इसी तरह से आप कोई दूसरा एलिमेंट लो, सपोज आपने अब की बार लिया 1 लो और -2 लो, तो आपकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है। तो सपोज मेरा अभी ये एलिमेंट यहाँ पर है, ये मेरा y की वैल्यू -2 है इधर, ओके। अब जो इसकी इमेज निकालोगे क्या आएगी, 1,2, क्योंकि इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो वो मेरा इधर आएगा, इस साइड। तो सेम है, मतलब इसमें क्या है कि पहले इधर था, अब ऊपर चला गया। तो बेसिकली आपका एक्स एक्सिस के अराउंड है ना, ऊपर और नीचे ऐसे होता रहेगा। अगर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, बट साइज सेम रह रहा है वेक्टर का, कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन, ओके। तो यहां से मेरा जो आंसर है वो क्या आया, रिफ्लेक्शन। वैसे तो आप मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना, तो फिर वो आपको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट अगर आप ड्रॉ करके देखोगे, आप देखोगे कि चीजें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या है ना, तो उससे आपको पता लगेगा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेल नोन इक्वेलिटी, क्या हम उसको कहते हैं रैंक नलिटी थ्योरम, या फिर सिल्वेस्टर लॉ भी बोलते हैं, जिसमें कि हम क्या कहते हैं कि जो रैंक प्लस नलिटी होती है वो हमारी डायमेंशन आती है, बट डायमेंशन किसकी आती है, कोडोमेन की। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारी डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके इक्वल आएगी, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, डायमेंशन ऑफ वी। तो आंसर मेरा 1, सिल्वेस्टर लॉ है डायरेक्ट। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट में है द मिनिमल पोलिनोमियल एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स। तो पहले तो इस मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे, फिर हम चेक कर सकते हैं कि इसके विद रिस्पेक्ट टू मिनिमल पोलिनोमियल क्या आएगा। बट इसमें क्योंकि ऑप्शन में हमारे सारे x की पावर 3 वाले ही दे रखे हैं, हाँ, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो आएगा वही हमारा मिनिमल पोलिनोमियल होने वाला है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्योंकि क्या आएगा, a माइनस लैम्डा आई, और इसका डिटर्मिनेंट करते हैं ना, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस लैम्डा 0 3 देन 1 माइनस लैम्डा 2 एंड देन 0 1 1 माइनस लैम्डा, ओके। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर पता लगाओ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा, तो ये आएगा माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा -2, एंड देन फिर इसके लिए करोगे तो 0 हो जाएगा, या फिर आप इस कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल लो, चलो 1। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम छोड़ देते हैं, तो आएगा हमारा 0 इंटू दिस और दिस, तो -3, ओके। तो दिस इज माइनस लैम्डा, और ये आया मेरा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर -2, एंड देन आएगा -3। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 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 प्लस लैम्डा स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस ऑफ लैम्डा का क्यूब हो गया, एंड देन प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस ऑफ 3, ये आया। बट अब क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो x की पावर 3 ना सारे पॉजिटिव के हैं, तो इसमें से आप पूरे में से माइनस कॉमन ले ही लो, तो ये आएगा प्लस का लैम्डा 3 माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है मेरा, कुछ गलत किया है क्या हमने, हाँ यहाँ पर माइनस आएगा ना, क्योंकि पहले प्लस का आता है फिर ये माइनस का आता है, तो यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है हमें ना, क्रॉस चेक करना चाहिए। तो ये सारे पिछले वाले माइनस के आ रहे हैं, तो हमारे ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब उसने कहा है कि a की पावर 50 निकालो, तो ऐसा नहीं है कि हमें a की पावर 50 सच में निकालना है, हम एक दो पावर करके देखेंगे और उससे आइडिया लगाएंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबकी फर्स्ट कॉलम अलग अलग है, तो हमें फिर सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं इसी के साथ करूंगी एक बार, 1 1 1 0 0 1 0 1 0,
तो मेरा जो ए स्क्वायर है वो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम निकालते हैं, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, है ना, फिर इसके आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस से 1 आएगा। यस 1 आएगा, है ना। नहीं नहीं, यहाँ 0 था, अरे ये 0 है, तो इसकी आप इसके साथ करोगे तो 1 आएगा, और इसके आप इसके साथ करोगे, 1 मिनट, सारा कचरा हो रहा है, दोबारा से करते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये भी 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये भी 1 आया, है ना। बाकी सारे हमें नहीं पता, चलो ठीक है जो भी आएगा, या फिर निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो ये आएगा मेरा 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी 0, देन अभी इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 1, देन इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगी तो मेरा आएगा 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो मेरा 1 आ रहा है, ये तो हो गया था। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो 0, और इसकी इसके साथ करेंगे तो 1 आ रहा है, ये अभी मेरा ये आया। मुझे लग तो रहा है ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 50 और 50, और यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है ना। अभी मैं वापस एक बार A3 और निकाल के देखती हूँ, तो 1 1 0 0 0 1 0 1 0, ये मैट्रिक्स है। चलो अब A क्यूब निकालते हैं, तो A क्यूब हमारा आने वाला है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो A क्यूब निकालो इज इक्वल टू, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हमारा 2 आ रहा है अब की बार, बट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वापस से 1 आया, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी 0 आ रहा है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हमारा आएगा 1, ये होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो भी 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0, अब ये आया है। चलो ये तो कुछ गंदा सा ही आ गया, है ना। चलो A4 और निकालना पड़ेगा फिर तो A4 देखो, अभी इसकी मल्टीप्लाई वापस से इसके साथ ही करनी पड़ेगी, 1 1 0 0 0 1 0 1 0, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई फिर मैं इसके साथ करूंगी तो मेरा 2 आ रहा है, फिर मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मेरा 2 आया, देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0, यस यहाँ पे 1 आएगा, और इसके साथ करोगे तो 0 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हमारी हो गई है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो भी 0, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, ये आया मेरा। तो यहाँ से ना एक चीज देखो, जब हमने A² निकाला तो हमारे पास यहाँ आया 1 1 1, है ना, और यहाँ पर जब A4 निकाला तो 1 2 2, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं A6 निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 1 3 3, ऐसे मतलब, हाँ एक एक चीज बढ़ती जा रही है ना। तो अगर मैं A50 निकालूंगी तो 25 25 आना चाहिए, तो मुझे ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। आप एक एक दो और निकाल के सिर्फ देख सकते हो, A⁻6 तक निकालो, अगर 1 3 3 आ रहा है ना तो इसका मतलब यही आंसर है। वैसे भी मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ऊपर तो 1 ही आएगा हमेशा, तो ये वाला ही, या तो मतलब ये तो ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि ऊपर तो मेरा 1 ही आ रहा है हमेशा ही, है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा। बाकी वालों में थोड़ा डाउट हो सकता है, बट 100 भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा, उससे तो कम ही रह रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें और इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, बट मुझे ज्यादातर यही लग रहा है, क्योंकि 25 देखो A4 में हमारा जब 2 2 आ रहा है तो A50 वाला भी कैसे पॉसिबल है ना। तो पूरा नहीं निकालना, आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, 2 3 पावर निकाल के उससे पता लग जाएगा। नेक्स्ट में क्या कहा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस दिया है हमें
मतलब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है और उसके हमें डायमेंशन पूछी है। तो बेसिकली आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और फिर आप इसकी रैंक निकाल के देख लो कि कितनी आ रही है ना। तो देखो कितनी आएगी, ये बनेगा मेरा 1 1 1 और ये मेरा बन रहा है 1 2 0 और ये है मेरा 0 2 -3। ये मैट्रिक्स बनी है मेरी। तो अब हम इसको, यहाँ पर था 2। ओके, तो इसके हम अभी क्या करेंगे, रो कॉलम जो भी ऑपरेशन है वो लगा के देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड देन R3 माइनस R1। तो दिस इज इक्वल टू 1 1 0 0 2 minus 1 1 and then 2 and 0 0 minus 1 and -3 -0 -3 ये आएगा। अब हम R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, तो R3 प्लस R2 ये ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ से मेरा आया 1 1 0 0 1 2 एंड देन 0 0 और इसमें इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 1 आया। तो मेरी जो रैंक है वो कितनी आ रही है, 3। तो इसकी जो डायमेंशन हो गई वो कितनी हो गई, हमारे पास कितने एल आई वैक्टर्स आए हैं, यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 आए हैं। तो हमारी जो डायमेंशन हो गई वो 3 हो गई। नेक्स्ट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया, अब उसने पूछा कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, बस आप इसको ओपन करके बता दो। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 1 0 0 1 और यहाँ पर दिया है x और y, है ना। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो x और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो y। तो यहाँ से जो t ऑफ x कोमा y आया है वो आपका क्या आया, t ऑफ x कोमा y ही आया ना वापिस से, क्योंकि x के इससे मल्टीप्लाई इसकी y से। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। सिंपल, देखो ये क्वेश्चन तो आपको छूटना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट इज एक सिस्टम दिया है और उसकी कंसिस्टेंसी की बात की है। तो कंसिस्टेंसी कब होती है कि जब हमारी रैंक ए ऑगमेंटेड बी की हमेशा ही सेम आए, मतलब जितनी रैंक ए की है उतनी ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए अभी हम करते हैं, देखो मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 2 ओके। तो 2 1 0 देन 1 -3 और 2 डायमेंशन ही है, मुझे लगा कि 3D दे रखी है, चलो। तो ये हो गई 2, यहाँ पर 1 और ये है 1 -3 देन 3 4 और 5 -1 के। चलो तो निकालते हैं, है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं एक काम करती हूँ, फर्स्ट रो को ऊपर सेकंड रो को ऊपर रख लेती हूँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा सही। तो यहाँ पर 2 1 5 एंड देन 3 4 या अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे अपने, जो R2 है उसको हम कर देंगे R2 - 2R1 एंड जो R3 है उसको हम करेंगे R3 - 3R1, है ना, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो दिस इज इक्वल टू 1 -3 -1 एंड देन दिस इज 0 एंड 1 + 6 तो 7 और यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2, 5 + 2 ये भी 7 आ गया। देन ये आएगा 0 4 और 3 3 = 9 वो भी प्लस का, तो 9 और 4 13। यहाँ पर k है और k कितना आएगा, ये 3 तो प्लस का 3 आएगा, है ना। तो k + 3 ठीक किया ना हमने, यस ये आया। अब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को 7 से डिवाइड कर सकते हो और चाहो तो चलो कर दो, इस पूरे को 7 से डिवाइड कर दो और इस पूरे को हम 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 -3 -1 0 1 1 एंड देन 0 13 बाय मतलब 13/13 करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा k/13 + 3/13। और अब जब आप इसको माइनस करोगे ना, तो दिस इज इक्वल टू 1 -3 -1 0 1 1
एंड दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, और इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो k/13 प्लस 3/13 और -1, है ना। तो ये मेरा आएगा k/13 प्लस 3/13 और माइनस का 13, तो बेसिकली ये मेरा आएगा माइनस का 10/13, तो k माइनस 10/13। और देखो, जब हमारा सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, जब इसकी रैंक और इसकी रैंक सेम आए। तो मेरी ए की रैंक अभी कितनी आ रही है 2, तो इसकी भी रैंक 2 आनी चाहिए। इसकी रैंक 2 कब आएगी, जब ये नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए, तो k की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए 10। ओके, तो हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पर देखो k की वैल्यू हमारी 10 आएगी, तो कंसिस्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है या कैसी है। तो देखो, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ठीक हो गया है, तो सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। सिंगुलर का मतलब ये होता है कि, यहाँ लिख देती हूँ साइड में, सिंगुलर, तो सिंगुलर हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपको कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट, क्या आप उसका, मान लो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन जीरो एलिमेंट सपोज x मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर आप x, अगर उसकी इमेज निकालो और अगर वो 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, मतलब कि आपको कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिला ही नहीं जिसकी इमेज 0 आ सकती है, तो वो हो जाएगी नॉन सिंगुलर। ओके, तो नॉन सिंगुलर में क्या होता है कि सिर्फ 0 की इमेज तो 0 होगी, बट 0 के अलावा और किसी की इमेज 0 नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप चेक करो कि अगर आप राइट हैंड साइड को 0 लेके चल रहे हो, तो क्या आपको कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिल सकता है इधर। देखो, अगर मैंने इसको 0 लिया, t ऑफ x कोमा y को अगर मैं 0 लेती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा y 0 आएगा यहाँ से, और अगर मेरा y 0 आया तो यहाँ से मेरा जो x माइनस वाई है वो 0 है, और x प्लस वाई है वो भी 0 है। अब जब आप y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करोगे तो आपका x भी 0 होगा, और यहाँ पर भी पुट कर लो तो भी x की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब कोई नॉन जीरो एलिमेंट मुझे मिल ही नहीं रहा, x की भी वैल्यू 0 आ रही है, y की भी वैल्यू 0 आ रही है, तभी यहाँ पर 0 पॉसिबल है। अगर आपने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया तो उसकी इमेज 0 आ ही नहीं सकती, तो दैट मीन्स दिस इज नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो 0 के अलावा और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी हमें 0 इमेज मिल जाए। नेक्स्ट, इसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर रिलेटिव टू दिस बेसिस। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 1 1 और 1 को इनके कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ, तो a 1 1 2 प्लस b 2 2 1 प्लस c 1 2 2। ठीक है, एक वे तो ऐसे हो जाएगा जैसे मैंने लिखा कि a प्लस 2b प्लस c कोमा a प्लस 2b प्लस 2c एंड देन 2a प्लस बी प्लस 2c, है ना, इज इक्वल टू 1 1 1। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो 1 2 1 1 2 2 एंड देन 2 1 2, और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी सी के साथ तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 1 1। तो आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक तरीका तो ये है जैसे अभी हम कर रहे थे ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, बट एक तरीका ये भी है कि आपको ना ऑप्शंस गिवन है, आपके पास 3 ऑप्शंस तो हैं ही, अगर इन तीनों में से किसी ने भी काम नहीं किया तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक करके देखते हैं कि कौन से वाला काम कर रहा है ना। तो एक बार अगर मैं ए की जगह 1/3 और बी की जगह 1/3 सी की जगह 0 रख के देखती हूँ तो क्या ये इक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ये चेक करके देखते हैं। तो मैंने ए की जगह रखा 1/3, बी की जगह फिर से 1/3, तो 2/3 हो गया और ये 0 हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर भी मैंने 1/3, फिर यहाँ पर फिर से 2/3 और ये मेरा 0 हो गया, कॉमा, फिर यहाँ पर मेरा 2/3 और यहाँ पर प्लस 1/3, ये भी मेरा 0 हो गया। तो देखो ये भी मेरा 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है,
इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक है ना। बट चलो और भी चेक करते हैं, हो सकता है हमने कुछ गलती की हो। तो और जो बाकी के दो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं हम। सो इज इक्वल टू ए की जगह 1/3 और बी की जगह 0 और सी की जगह 1/3 रखो। तो ये आ रहा है मेरा 1/3 प्लस 0 प्लस 1/3। तो ये मेरा 1/3 प्लस 1/3 2/3 आ रहा है, बट आना चाहिए 1। तो ये तो गलत ही हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट में क्या कहा है, ए की जगह 0 रखो, बी की जगह 1/3, सी की जगह 1/3। तो 0 प्लस 2/3 प्लस 1/3, कोमा देन 0 प्लस 2/3 प्लस 2/3 एंड देन 0 प्लस 1/3 प्लस 2/3। तो ये मेरा आ रहा है, यहाँ तो 1 आ गया, बट यहाँ पर मेरा 4/3 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 आ गया, बट आना चाहिए था 1 1 1। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। तो आप ऐसे करके देखोगे तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शंस तो गिवन ही है ना आपको, इसलिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, उसने कहा है कि डायमेंशन निकालो Q√2 की। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ना इस तरह के नंबर्स लो। बेसिकली आपको नंबर लेने हैं a प्लस √2b, जहां पर ये जो a और b है ना, वो आपके कहाँ से आने चाहिए, रेशनल से। इसलिए ये q लिखता है। अगर q की जगह z लिख दे तो आपके जो a और b है वो इंटीजर से आने चाहिए। इस तरह से मतलब नोटेशन है ये लिखने की। उसने पूछा है डायमेंशन। देखो डायमेंशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर चाहिए किसी भी चीज को लिखने के लिए। हम्म तो आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको, देखो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपको ए और बी दो एलिमेंट्स की जरूरत है, तो आप मेरे को पूरा एलिमेंट बता सकते हो। तो इसकी जो डायमेंशन है वो 2 हो जाएगी। हम्म तो आपको हमेशा ये देखना है कि कितने आपको एल आई वेरिएबल्स चाहिए, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको कंपोनेंट चाहिए, जिससे कि आप उसके पूरे जिससे कि आप उसके पूरे मतलब एलिमेंट को डिस्क्राइब कर सको, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हम्म और वैसे अगर आप देखो तो आप इसको हमेशा ये ऐसे लिख सकते हो, 1 और √2 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू रेशनल्स होगा। तो 1 और इसके साथ में एक रेशनल नंबर a प्लस √2 और फिर इसके साथ में एक रेशनल नंबर b, इसी तरह का तो नंबर है ना। तो ये जो दो एलिमेंट्स है ये इसकी क्या बन जाएगी, बेसिस। तो बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। ओके तो इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्थोगोनल सेट। तो ऑर्थोगोनल सेट में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आप इनकी इनर प्रोडक्ट करो तो 0 आंसर आना चाहिए। तो आप चेक करो कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो ये मेरी देखो 1 0 1 है, और ये है 1 0 -1। तो 1 की 1 से करो, तो ऐसे इनर प्रोडक्ट लिखना ऐसे। तो यहाँ पर ये मेरा आएगा 1 प्लस 0 प्लस -1। तो ये तो मेरा 0 आ गया, ठीक है। इन दोनों की करके देखो, -1 0 1। तो मेरी ये भी 0 आ जाएगी, क्योंकि -1 प्लस 0, नहीं ये नहीं आएगी, -1 आ रहा है ना। तो ये आएगा मेरा -2, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सबकी मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए। हाँ नेक्स्ट देखो, सेकंड ऑप्शन। इसमें आप इसकी इससे करोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही है। इसकी और इसकी करो तो भी 0 आ जाएगा, 1 0 -1 एंड 0 1 0। देखो ये तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये भी 0 आ रहा है। इसकी और इसकी करके देखते हैं, 1 0 1 और ये आ रहा है 0 1 0। तो ये भी मेरी 0 प्लस 0 प्लस 0 आ रही है ना। तो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। ये और करके देखते हैं। इसमें तो वैसे ही नहीं आएगा मेरे ख्याल से। देखो इन दोनों के करके देखो आप, 1 0 -1 और 0 2 3। इसकी करके देखोगे तो ये कितना आ रहा है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो ये आंसर आ रहा है मेरा -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी मेरा गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या कहा है उसने, आपको दिया है ऑर्थोगोनल सेट। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चन में ना यहाँ पर ऑर्थोगोनल की जगह ऑर्थोनॉर्मल देना चाहिए था। अभी पता लगेगा क्यों। उसने पूछा है कि ओके ये आपको ऑर्थोगोनल सेट दिया है फिलहाल, और उसने ये पूछा है कि फाइंड द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर। तो नॉर्म ऑफ u माइनस v। तो नॉर्म का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट।
तो u माइनस वी की खुद के साथ u माइनस वी के साथ इनर प्रोडक्ट करनी है और उसका स्क्वायर रूट कर दो आप। तो ये पूछा उसने निकालने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो u की u के साथ होगी, देन माइनस u की v के साथ, माइनस v की u के साथ, एंड देन प्लस v की v के साथ, है ना। और क्योंकि जो हमारी इनर प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो आप u डॉट u माइनस 2u डॉट v और फिर प्लस 2v डॉट v, और जो v डॉट v और u डॉट u है ना, ये क्या बन जाएंगे, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, और ये माइनस 2u डॉट v और प्लस ये बच जाएगा, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये हाँ, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ओके, अब उसने ना सिर्फ ऑर्थोगोनल दिया है, क्योंकि ऑर्थोगोनल में ना मोड की बात नहीं, इसके नॉर्म की बात नहीं करते। ऑर्थोगोनल में हम सिर्फ ये कहते हैं कि u की v के साथ इनर प्रोडक्ट जो होगी ना, वो हमारी जीरो होनी चाहिए। इतनी इंफॉर्मेशन होती है अपने पास। तो अगर मान लो ये वाली चीज हमें दे रखी है, सिर्फ ऑर्थोगोनल दे रखा है, सॉरी, अगर ये आपको ऑर्थोगोनल गिवन है तो ये तो आपका जीरो आ गया, है ना, u और v तो आपके ऑर्थोगोनल है, तो ये तो जीरो आ गया। बट इसके और इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, और ऑप्शन में आपका 1 2 3 ऐसे आंसर है, तो हमें कैसे पता होगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो ऑर्थो नॉर्मल देता तो हमें पता होता कि नॉर्म ऑफ u भी 1 आएगी और नॉर्म ऑफ v भी 1 आती है। ओके, तो अभी मान के चलो कि उसने ऑर्थो नॉर्मल दे रखा है, तो ये हमारे क्या आंसर आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ये हमारे ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल जो भी दिए हो, तो ये 0 और फिर ये हो जाएगा +1, तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आएगा इसका। ओके, सो दिस इज वन, तो ये वाला। नेक्स्ट, इन दोनों की इनर प्रोडक्ट करने को बोला है, तो u और v की इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, जो सेकंड वाला होता है उसका हम कंजुगेट करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, देन प्लस आयोटा, और इसका कर दो कंजुगेट, तो 1 माइनस आयोटा आएगा। तो यहाँ पर आया मेरा 2 एंड देन प्लस आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर, है ना। तो 2 और माइनस का आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, प्लस आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा तो नहीं है, कुछ गलत किया क्या हमने, 2 आया, 1 इंटू 2, नहीं हमने किया तो ठीक है। आंसर तो देखो यही आएगा, आयोटा की आयोटा के साथ की, आयोटा की माइनस आयोटा के साथ की, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर दैट इज +1, +1 +2 +3। चलो, अगर हम, पता नहीं आंसर तो अपना वैसे क्या आएगा, 3 प्लस आयोटा, बट मान लो कि इनके अकॉर्डिंग, सपोज अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम करो कि सेकंड वाले का कंजुगेट मत लो, क्योंकि कभी कभी किसी किसी बुक में क्या करता है कि इनर प्रोडक्ट में सिर्फ u की v के साथ डॉट कर देता है, सेकंड वाले का कंजुगेट नहीं करता। बट हमेशा ये ऐसा होता है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो ना, तो कंजुगेट होता है सेकंड वाले का। तो अभी मैं करती हूँ 1 की 2 के साथ, 0 की 0 के साथ, एंड देन प्लस आयोटा की 1 प्लस आयोटा के साथ, तो आएगा मेरा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आएगा मेरा 2 माइनस 1 प्लस आयोटा दैट इज 1 प्लस आयोटा। तो ये वाला ऑप्शन है, तो आप ये वाला लगा देना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, मतलब वैसे हमेशा सारी स्टैंडर्ड बुक्स में हमेशा ही जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इनर प्रोडक्ट करनी होती है तो सेकंड वाले का कंजुगेट ही करना होता है, अदरवाइज वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। बट पता नहीं यहाँ पर क्यों दे रखा है इन लोगों ने। चलो नेक्स्ट करते हैं, ए बाइजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बाइजेक्शन का मतलब 1 1 और ऑन 2, है ना। तो बाइजेक्शन में हमें क्या दे रखा है, 1 1 प्लस ऑन 2, और वो हमारी बाइजेक्शन हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, वो होती है हमारी आइसोमॉर्फिज्म। और जो मोनो होती है उसमें सिर्फ 1 1 होता है, और जो एपी होती है उसमें सिर्फ ऑन 2 होता है ओनली, ठीक है। तो अगर सिर्फ 1 1 पूछे तो मोनो, सिर्फ ऑन टू पूछे तो एपीमॉर्फिज्म, और 1 1 और ऑन टू दोनों बोले तो आइसोमॉर्फिज्म। और एक होता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन स्प्लिट आउट हो जाते हैं, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है। नेक्स्ट,
अगर आपके पास कोई भी v एक वेक्टर स्पेस दिया है, ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n माइनस n से या फिर n से छोटी, n के इक्वल या n से छोटी, तो उसकी डायमेंशन बोली है। यह तो फॉर्मूला याद कर लो कि हमेशा ये ग्रेटर होता है, या फिर मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपने n की वैल्यू ली 2, तो आपके पास जो v वेक्टर है उसके अंदर क्या है, सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री या तो 2 है या फिर 2 से छोटी है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है, a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर, है ना। और यहाँ पर जो a नोट, a1 और a2 है, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि उसने बोला है कि ओवर आर। तो ये मेरा वेक्टर स्पेस है। अब आप मुझे ये बताओ, आपको कोई भी मैं ये कहूँ कि इसका एक एलिमेंट बताओ, तो उसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? एक तो a नोट की, एक a1 की और एक a2 की, है ना। तो मैंने अभी अभी बताया, जब भी आपसे डायमेंशन पूछे ना, तो आप ये चेक करो कि आपको कितने नंबर्स की जरूरत पड़ रही है उस पूरे एलिमेंट को बताने के लिए। तो आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आप कोई भी 2 डिग्री का मुझे पोलिनोमियल बताओ, आपको कम से कम 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, और कांस्टेंट टर्म क्या है ना। भले ही कांस्टेंट टर्म जीरो, बट आपको बताना तो पड़ेगा ना कि जीरो है। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी 2 डिग्री का पोलिनोमियल बताना है, तो आपको 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। इसी तरह से अगर आपको कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल बताना है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी, ये वाला। तो आपको 4 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी भी डिग्री की पोलिनोमियल की बात करें, तो उसमें उतनी डिग्री के तो सारी वैल्यूज होती ही हैं, बट साथ में कांस्टेंट टर्म भी होती है जिसके साथ कोई पावर नहीं होती। तो इसलिए हमेशा जो भी उसकी जो डायमेंशन होती है वो n+1 होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो n+1 आएगा। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जैक्टली कि इनमें से कौन सा हमारा ऑर्थोगोनल सेट है। तो अभी अभी हमने चेक किया था, ये वाला बना था ना अपना। नहीं, ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था तब, तो ये गलत था, ये भी गलत था, ये वाला ठीक था। चेक कर लेना भले ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या दिया है, v और w का, ये आपको दो वेक्टर स्पेस दिए हैं, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v टू w इज आइसोमॉर्फिज्म। उसने कहा कि आइसोमॉर्फिज्म कब बनेगी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि वो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, है ना। तो उसने बोला है कि सिर्फ 1 1 हो, नहीं, सिर्फ 1 1 से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ ऑन टू से भी नहीं चलेगा, और इन टू से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होनी चाहिए। और ये ऑर्थोगोनल भी दे दिया। अरे यार, ये भी गलत है। तो वैसे तो देखो ये गलत ही है, सारी ऑप्शंस गलत हैं, बट इन दोनों में फिर क्या ही करें, छोड़ो। इस टाइप के क्वेश्चंस आए, छोड़ा आया करो, है ना। नेक्स्ट देखो, अब W आपको एक वेक्टर स्पेस दिया है जिसमें A B C D है, ठीक है, और लेकिन एक रिलेशन दिया है B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। तो डायमेंशन पूछिए, अगेन डायमेंशन पूछिए, तो मैं ये कहूंगी कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपको कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी इसके सारे एक एलिमेंट को बताने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे 1 2 3 4 A B C D बताने हैं, तो मेरा आंसर होगा 4, बट ऐसा नहीं है, रुको, सब्र करो। देखो, आपको दिया है A B C D, है ना, और उसने एक रिलेशन दिया है B प्लस C प्लस D शुड इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन ये है B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। B इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस C माइनस D, किसी की भी एक की वैल्यू निकालो और इसके अंदर पुट कर दो। तो ये क्या आएगा, A माइनस C माइनस D और C और D। अब इसको और कम तो नहीं कर सकते ना, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते हम। तो अगर मैं आप लोगों को सिर्फ A C और D बताऊं, B ना बताऊं, तो भी मेरा पूरा एलिमेंट निकल जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसलिए मुझे सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, 3 एलिमेंट्स की जरूरत है जो कि इंडिपेंडेंट है, और उससे कम मैं नहीं कर पा रही अभी। तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी वो 3 होगी। ओके, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 3। और एक चीज और अगर याद रखना चाहो तो कर सकते हो, कि जितने भी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उसमें जितनी भी रिस्ट्रिक्शन दे रखी हैं वो माइनस कर दो। तो यहाँ पर जैसे 4 आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं ABCD, बट इसमें से आप रिस्ट्रिक्शन कितनी दे रखी है, कितनी इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, 1। बट उसमें भी फिर थोड़ा पंगा होता है कि जो आपकी इक्वेशंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वो जो आंसर आएगा वो डायमेंशन हो जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज, ये आपकी इनर प्रोडक्ट है
और फिर इसने पूछा कि ये वाली कौन सी इनइक्वालिटी होती है, दिस इज कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ना, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये होती है जैसे u प्लस v और इसकी जो नॉर्म होगी दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, ये तो होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और एक होती है हमारी बेसल, बेसल ये वाली होती है समीशन ऑफ मोड ऑफ यू आई का स्क्वायर, मतलब i फ्रॉम 1 to n एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u, ये वाली। ठीक है, नॉर्मल इनइक्वालिटी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं ना, तो इसका मतलब ना ये है ना ये है, और ये तो हमें आती ही नहीं है। तो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे होगी, ये u और v का इनर प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v, तो वही दे रखा है बेसिकली। तो ये हमारी होती है बेसल और ये हमारी होती है कोची-श्वार्ट्ज। ठीक है, स्पेलिंग ये दे रखे। नेक्स्ट इज if u and v are the normal vectors in an inner product space V, then again सेम क्वेश्चन आया है। अब की बार देखो, ऊपर तो दे रखा था ऑर्थोगोनल और यहाँ पे दे दिया सिर्फ नॉर्मल। ऑर्थो लिखने में अब क्या गया इनका, है ना, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं लिख के देते, बट कोई बात नहीं, तुम ऑर्थोगोनल मान के चलो और अपना आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या कहा है आपको, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है विच इफ द फॉलोइंग इज टी इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन 2 प्लस ऑन 2, है ना। और जब भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 और ऑन 2 होती है तो टी हमारी फुल रैंक की होती है, तो टी इज ऑफ फुल रैंक। और जब भी फुल रैंक की होगी इसका मतलब क्या होता है, उसकी नलिटी हमारी 0 होती है, नलिटी इज इक्वल टू 0। ओके, तो वैसे तो हमारी रैंक नलिटी थ्योरम ये कहती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी शुड इक्वल टू n, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बट ये वाला भी ठीक हो जाएगा क्योंकि नलिटी आपकी 0 है ना, तो रैंक हमारी वैसे भी फुल n है। ठीक है, तो रैंक हमारी अभी यहाँ पर n है और नलिटी 0 है, तो दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो बीइंग सेटिस्फाइड। बट आप क्या कर सकते हो, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मैं रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n लगा के आती, क्योंकि और वैसे एक चीज बताऊं, अगर ये बाइजेक्शन ना देता तो भी ऑप्शन ठीक ही था, बट क्योंकि उसने बाइजेक्टिव दिया है तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है नलिटी आपकी 0 आएगी और रैंक आपकी फुल आएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि नलिटी तो मेरी 0 है ना। तो देख लेना, फर्स्ट और सेकंड वैसे ठीक है, बट ऐसे ही ये वापस से आ गया क्वेश्चन, तो ये हमारी कोची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। पता नहीं बेसल और ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्यों नहीं दिया, बट ये इनइक्वालिटी रिपीट हुई है अपनी। नेक्स्ट देखो, for a non-empty subset W of a vector space, then which of the following is incorrect? Incorrect पूछा है, तो W हमारा सबस्पेस होता है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हाँ ये तो हमारा ट्रू होता है ना, तो उसने करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है। AU प्लस BV ये भी थ्योरम है, तो ये भी हमारा ट्रू होता है, बट उसने इनकरेक्ट पूछा है। यूनियन ऑफ एनी टू सबस्पेसेस इज सबस्पेस, नहीं गलत, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप एक सबस्पेस ये लो A00, मतलब मैंने एक W1 लिया सच दैट A बिलोंग्स टू R, और एक ले W2, ये ले लो 0B0, वेरी स्टैंडर्ड एग्जांपल। इनका जो आप यूनियन लोगे ना तो वो सबस्पेस नहीं बनता। तो ये गलत है कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसिस इज अगेन ए सबस्पेस, बहुत गलत। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म द बेसिस, तो देखो R3 की सबस्पेसिस बोला है, तो आपको ना ये चेक करना है कि ये सारे Li बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इनमें से कौन सा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट बन सकता है। इसको हम आपके लिए दे दें होमवर्क के लिए, तो आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। जैसे एक एग्जांपल, एक ऑप्शन करके देखते हैं। हमको दिया 1 -1, मैं लिखती हूँ 1 -1 3, देन 1 2 -3, अभी मैं थर्ड ऑप्शन चेक कर रही हूँ 1 0 1। आपको चेक करना है कि किसकी रैंक 3 आएगी, जिसकी रैंक फुल आ गई वही आपकी डायमेंशन बन जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, 1 -3 3, ये आएगा 0, ये आएगा,
इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 3 आएगा, 3 -3 तो -6, ये आएगा मेरा 0 और ये आएगा मेरा माइनस, नहीं इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना। हाँ तो रुको, यहाँ पर ये और लिखते हैं R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1, तो ये मेरा 0 आया और 0 + 1 हो जाएगा और 1 - 3 तो माइनस का 2, ये आया। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब अगेन आप इसको तो 3 से डिवाइड कर दो, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये मेरा आएगा 1 और यहाँ पर 2, और ये रो सेम आ रही है, तो जैसे ही आप क्या करोगे R3 माइनस R2 करोगे ना, तो आपका 1 - 1 3 0 1 - 2 ये आएगा 0 0 0, तो आपकी इसकी रैंक कितनी आई, रैंक ऑफ जो भी मैट्रिक्स है इसकी रैंक 2 आई है, बट आनी चाहिए थी 3, तो ये तो मेरा ऑप्शन गलत है। ओके, इसी तरह से आप इसके और इनमें से दोनों की चेक करो, किसी एक की रैंक क्या आनी चाहिए 3, अगर किसी की भी नहीं आ रही तो नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना, कि टी ऑफ कुछ भी है, सपोज आपके पास एक्स है, तो वो क्या होना चाहिए, रुको, हाँ, अगर टी ऑफ कोई अल्फा इंटू एक्स है तो वो आ जाएगा अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी, अगर आप टी ऑफ एक्स प्लस वाई कर रहे हो तो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई हो जाना चाहिए, स्प्लिट आउट भी हो जाए और मल्टीप्लीकेशन भी आपकी बाहर आ जाए, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अब देखो, उसने ना ये सारे दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जिसमें भी आपको कांस्टेंट टर्म ऐड की हुई दिखे तो पहले उसको चेक करो, क्योंकि वो हमेशा ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती। कैसे, देखो मैं अभी बताती हूँ। जैसे कि ये मैं फोर्थ ऑप्शन पे फोकस करने को बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या किया, इसने एक्स में ना 1 ऐड कर दिया है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। जैसे कि देखो 1 + x, तो टी ऑफ, मैं एक बार लेती हूँ x1 y1 इज इक्वल टू 1 + x1 कोमा y1, एक मैंने लिया टी ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू 1 + x2 कोमा y2, ये लिया। अब आप ये वाला चेक करो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, ये चेक करके, ऊपर वाला भी कर सकते हो, मैं एक बार ये चेक करके देखती हूँ। तो इन दोनों को ऐड करो, तो टी ऑफ x1 + x2 और कोमा y1 + y2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बाय डेफिनेशन, तो होना चाहिए 1 + x1 + x2 और कोमा y1 + y2, है ना। बट आप इन दोनों को ऐड करके देखो, अब टी ऑफ x1 कोमा y1 प्लस टी ऑफ x2 कोमा y2, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मेरा 1 + 1 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 + x1 + x2 एंड देन कोमा y1 + y2, तो क्या ये दोनों सेम आए हैं, नहीं आए, तो ये और ये इक्वल नहीं है, है ना, तो इसका मतलब ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। इसी तरह से आप स्केलर को भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ से मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी सारे बन जाएंगे बट ये वाला नहीं बनेगा। ओके, तो ये एक ट्रिक याद रखना कि जब भी कांस्टेंट ऐड किया हो आप आंख बंद करके भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस, आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और उसने पूछा है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, तो बेसिकली उसने नलिटी पूछी है ना, नलिटी तो होता है कर्नल की जो भी डायमेंशन होती है, तो नलिटी ऑफ टी, नलिटी का मतलब क्या होगा कि जितनी भी फुल रैंक आएगी, फुल रैंक में से डायमेंशन को माइनस कर दो, तो जितने भी आपके 0 वेक्टर्स आएंगे, 0 रोज आएंगी, वो आपकी नलिटी हो जाएगी। अगर आपको समझ नहीं आया मैंने अभी क्या बोला, तो इसका मतलब जैसे ऊपर वाली मैट्रिक्स है, ऊपर वाली मैट्रिक्स की जो फुल ऑर्डर है वो कितना है 3, लेकिन इसकी जो रैंक, इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी आई 2, तो इसकी जो ये एक रो आई है ना, जो 0 आई है, तो इसका मतलब इसकी 1 नलिटी है, ठीक है, 1 नलिटी है, 2 डायमेंशन है, तो ये चीज याद रखना। इसी तरह से अभी करेंगे इसको, तो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 - 2
-1 -1 2 1 -1 -2 3 1 -2 -1। ये मैट्रिक्स गिवन है। ऑपरेशन लगा दो चलो। तो पहले तो इस पूरे को 1 से 2 से डिवाइड कर दो, है ना। और इसको मैं इसको तो इधर ले आती हूँ फर्स्ट पे और इसको थर्ड नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं फर्स्ट रो लिख रही हूँ 1 3 -1। फिर मैंने क्या किया, बीच वाले को 2 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का 1 1 -1 -1। और इसको मैंने नीचे लिख दिया ताकि माइनस माइनस करने में आसानी रहे। अब एक काम कर सकते हो, माइनस से भी डिवाइड कर, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर हमारा आएगा माइनस माइनस ये प्लस। अब मैं करती हूँ R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 -3R1, है ना। ये करना चाहिए। तो देखो क्या आएगा हमारा, 1 -1 -3 +1। ये आएगा हमारा 0। इसमें इसको ऐड करना है, ये भी 0 आएगा। और इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। नहीं, माइनस का 2 नहीं, -4 आएगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो -4 और ये मेरा 0 आ गया। अब देखो ये हमारा 0 आएगा, देन -1 और ये हो जाएगा +3, तो प्लस का 2 -1 और ये मेरा हो जाएगा +9, तो 8 और 1 और ये मेरा कितना आएगा 1 -3, तो -2। ओके, ये आएगा। अब इसको वापिस से आप क्या कर सकते हो, इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो ये मेरा आया 1 -1 -3 +1 एंड देन 0 0। इसको -4 से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा दिस, और 0 1 4 -1, ये बना। और चाहो तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर लो। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 -1 -3 +1 एंड देन 0 1 4 -1 0 0 1 0। तो यहाँ से जो मेरी पूरी जो डायमेंशन आई है वो कितनी आई, 3, है ना। और क्योंकि इसके अंदर कोई भी 0 वाली रो नहीं आई, ना 0 वाली कॉलम आई, तो इसका मतलब क्या है, इसकी नलिटी कितनी है, 0। तो फुल रैंक की मैट्रिक्स आई है। तो इसका जो हमारा, एक मिनट, नलिटी तो 0 आनी चाहिए क्योंकि कोई भी हमारी रो कॉलम, डायमेंशन आई 3। आंसर इसका 0 आएगा। देखो एक मिनट सोचने दो। नलिटी इज इक्वल टू, तो सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया था आप लोगों को। या फिर रुको एक मिनट, मैं क्रॉस चेक करके बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, विद लीनियरली डिपेंडेंट रोज। नहीं नहीं, फिर तो ठीक है हमारा, क्योंकि इसने यही बोला है कि नलिटी आपकी हमेशा ही क्या होती है, जो लीनियरली डिपेंडेंट हो। बट ये तो हम आपके सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना हमेशा ही, ये आपका जो अभी मैं केस बता रही हूँ, ये वैसे तो हमारा ट्रू होता है कि जो आपकी रैंक आएगी ना,
वही आपकी क्या होती है, डायमेंशन होती है, और उसके अलावा जो भी पोर्शन बच गया वो नलिटी हो गया। बट जब आपकी मैट्रिक्स आपको स्क्वायर नहीं दी गई है तो आपकी कम से कम एक रो या एक कॉलम आपकी पक्का बचेगी। जैसे इस वाली रो, इस वाली कॉलम को देखो आप, यहाँ पर हमें 1 मिला, यहाँ पर मुझे 1 मिला और यहाँ पर मुझे 1 मिल गया, तो ये वाली जो कॉलम है ना ये बच गई है। तो इसलिए इसकी जो नलिटी है वो क्या आई हमारी, 1 आई, क्योंकि इस कॉलम को मैं इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, है ना। तो जो भी हमारा लीनियरली डिपेंडेंट वाला पोर्शन आता है उसी को हम नलिटी बोलते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपकी मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर दी हो तो उसकी नलिटी पक्का ही 1 तो आएगी आएगी, हो सकता है और कॉलम भी आपके बच जाते। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही 0 आएगी, ये चीज आप ध्यान रखना। चलो, तो इसका जो आंसर है वो हमारे क्या है, 1। नेक्स्ट, द नॉर्म ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट दिस। तो ये तो हमें पता ही है कि ये आंसर होता है ना इसका, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो दिस वन। नेक्स्ट इज, अगर आपके पास लेट टी बी दिस ओवर ए फील्ड ऑफ आर बी ए लीनियर ऑपरेटर सच दैट दिस, देन द मैट्रिक्स। देखो, इसने कहा है कि इसको ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आपको ये करके दिखाना है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड को इज इक्वल टू ए इंटू एक्स लिख के दिखाना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपकी 3x3 की कोई मैट्रिक्स आएगी और इंटू जब आप एक्स वाई जेड करोगे तो ये वाले एलिमेंट्स आने चाहिए। तो पहले लिखो एक्स वाई जेड वाले, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला आएगा 1 1 1, तो 1 1 1, फिर आएगा ये वाला, तो x तो है ही नहीं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1, और फिर यहाँ पर 0, y की वैल्यू कितनी है 2 कोफिशिएंट, और z का कोफिशिएंट कितना है 3। तो ये मेरी मैट्रिक्स आई है, देखो ये वाली, सिंपल, क्योंकि जब आप इस मैट्रिक्स के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही कंपोनेंट्स आएंगे ना, इसलिए। नेक्स्ट, इसका आपको क्या करना है, नॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्म में क्या करते हैं, हर एक का स्क्वायर करके ऐड कर दो, -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और फिर पूरे की पावर 1/2। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 4 + 25, तो 25 और 5, ये हमारा 30 हो गया, और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगेन पता नहीं सेम क्वेश्चन है या नहीं है, बट ये वाला देखो, जब भी इसमें x+1 कर दिया तो ये मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। अब से आपको याद भी रहेगा, जब जिसने भी ये वीडियो देखी है ना, वो सभी के सभी बिना ट्राई किए भी लिख सकते हो आप कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, और वो मैंने अभी प्रूफ करके भी दिखा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा है कि इसकी इमेज निकालो, तो उसने x भी दिया है, देन द इमेज ऑफ x इज दिस। तो दिस इज, देखो इस एलिमेंट की इमेज पूछी है, तो जो भी x है उसको आपने क्या करना है, a से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपकी इमेज आ जाएगी। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की इस एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करूं, 1 3 2 2 3 1 1 2 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 1 1 2 के साथ, तो देखो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, ये मेरा आएगा 1 + 3 + 4, नेक्स्ट आएगा 2 + 1 + 2, और नेक्स्ट है 3 + 2 + 3 2 ज़ा 6, तो दिस इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे 5, और यही आंसर है। अगला क्यों निकालना है ना, वैसे तो 11 ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 से R3 आपको दिया है, हुज रेंज इज जनरेटेड बाय दिस वेक्टर। तो आपको ये देखना है कि किसकी जो रेंज है वो इन दो वेक्टर से जनरेटेड है। तो आपको यही देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनसे आप ऐड करवा सकते हो, मतलब कि इनको ऐड करने से आपको ये वाला मिल जाए, आपको ये चेक करना है। अगर आप अभी ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई 0 है, जेड की वैल्यू -1, x3 y3, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इनमें से, इसको अगर आप लिखोगे, इस मैट्रिक्स को अभी अभी मैंने लिखना बताया आप लोगों को कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट लिखो, यहाँ पर 3, ये 0, ये 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, और z की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 2 1 1,
इसी तरह से इसको लिख के देखो, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये वाले जो वेक्टर्स ऊपर लिखे हैं ना, ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ पर बनेगा मेरा 1 1 0 1 -1 0 एंड देन 2 0 0। इसकी मैट्रिक्स अगर मैं निकालूं तो इसकी मैट्रिक्स मेरी बनेगी 1 1 0 0 1 -1 -1 2 1। और इसकी मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी 1 1 0 देन 0 2 0 एंड देन 0 2 -1, है ना, ये वाली बन रही है। अब इनमें देख लो कि कौन से वाला आपका आ रहा है। तो इनमें से कौन से वाले की आपकी रो या कॉलम आपको आती हुई दिख रही है। नहीं नहीं रुको, इसमें गलत किया ना हमने, ये x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे मेरा -1 आएगा, और किसी में तो नहीं मिस्टेक की। यस अभी ठीक है, z तो है ही नहीं इनमें किसी में, तो ये तो 0 हो गया। अब देखो 1 0 1 1 0 -1 एंड 1 2 2, तो ये वाला ही लग रहा है मुझे, ध्यान से देखो 1 0 -1 एंड 1 2 2, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया हमारा। ओके, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि और किसी में आपको नहीं दिख रहा है, 1 2 2 भी नहीं दिख रहा कहीं पर भी। नेक्स्ट, सो द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, अगेन उसने डायमेंशन पूछी है, तो 3 तो देखो 4 तो आएगी नहीं, क्योंकि R3 की बात है, तो R3 में ज्यादा से ज्यादा हमारी जो डायमेंशन होती है वो 3 आती है, तो ये तो ऑप्शन गलत है भाई, या तो 3 आएगा या 2 आएगा, या हो सकता है 1 आ जाए। तो निकालते हैं, तो 1 -1 1 8 4 2 2 2 0 3 9 -3। पहले तो जिनमें से जो जो कॉमन आ रहा है ना वो सारा कॉमन निकाल दो। इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है, और इसमें से भी 3 कॉमन है, तो सबको हम कॉमन लेके और बाहर फेंक देते हैं। तो 1 -1 1, और ये आएगा मेरा 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और ये आएगा मेरा 1 1 0, और ये आएगा मेरा 1 3 -1। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है छोटा छोटा सा। अब हम क्या करेंगे, R2 -4 R1 एंड देन R3 -R1 एंड R4 -R1, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1 -1 1, ये मेरा 0 आया, देन 2 और माइनस माइनस प्लस और 4, तो यह आएगा मेरा 6, एंड देन 1 -4, तो माइनस का 3, देन दिस इज 0 1, और ये मेरा प्लस का 1 हो जाएगा 2 0 -1, दिस इज 0, देन 3 और +1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर -1, और ये मेरा -1, तो माइनस का 2। अब जो भी कॉमन आ रहा है वापस से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3 आ रहा है, इसमें से 2, इसमें से कुछ नहीं आ रहा है, इसमें से 2 आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1 -1 1 0 2 -1 देन 0 2 -1 0 2 -1, है ना। तो आपको पता लग रहा है कि ये सारी हमारी क्या आ रही हैं, एक जैसी आ रही हैं। तो जैसे ही आप ये वाला ऑपरेशन लगाओगे, R3 इज इक्वल टू R3 -R2 एंड R4 इज इक्वल टू R4 -R2, तो ये भी 0 0 हो जाएंगे और ये भी 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि सेम ही थी। तो यहाँ से जो मेरी डायमेंशन आई वो मेरी 2 आई, तो आंसर है 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर R3। R3 के लिए बेसिस चेक करना है, वापस से आपको यही चेक करना है कि जैसे आपने ये लिया 1 1 2 देन 1 2 5 एंड देन 5 3 4। अब आप इसमें क्या करो, वही रो कॉलम के ऑपरेशन लगा के देखो, और देखो कि किस में आपकी रैंक 3 बन रही है। किसी में भी एक कम आ गई तो वो बेसिस नहीं बन सकता ना। तो दिस इज R, सपोज मैंने किया R2 -R1, और एक मैंने लिया R3 इज इक्वल टू R3 -5R1। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 2, दिस इज 0, दिस इज 1, एंड 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे आएगा 0 देन 3 3 -5 माइनस का 2 4, और 5 दूनी 10, कितना आएगा, क्या था 4, अच्छा माइनस के, अरे हाँ, तो -6, ठीक है। अब यहाँ से फिर से -2 कॉमन लो आप,
जैसे आपने -2 कॉमन लिया तो ये मेरा बन जाएगा 1 और 3। तो ये तो मेरा फिर से अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगी R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, तो ये तो मेरी 0 0 बन गई। ये तो मेरी बेसिस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप इन दोनों को चेक करो, आप ये चेक करो कि किसकी आपकी जो डायमेंशन है वो 3 आ रही है, वो आपका आंसर। ओके, इतना कर लोगे। नेक्स्ट, अब इसने इसकी नलिटी पूछी है। देखो, ये पता नहीं एक्स क्यों दिया, या तो यहाँ पे 1 देगा। अभी देखो, नलिटी का मतलब कौन से एलिमेंट की इमेज आपकी 0 आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको 0 रखूँ, x माइनस वाई, y माइनस एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 0 0, तो यहाँ से मेरा x माइनस वाई 0 आया, और y माइनस एक्स भी 0 आ रहा है, और माइनस का x भी 0 आ रहा है। जैसे ही माइनस एक्स 0 आया तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है, और ये वैल्यू ऊपर पुट करोगे तो मेरे y की वैल्यू भी 0 आ गई। इसका मतलब सिर्फ 0 0 एलिमेंट ऐसा है जिसकी की इमेज क्या आ रही है मेरी, क्या बोलते हैं, मतलब सिर्फ 0 0 एलिमेंट ऐसा आ रहा है जिसकी की इमेज हमारी 0 आ रही है, तो इसका मतलब जिसकी नलिटी हो गई वो 0 हो गई। क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट हमें चेक करना होता है कि कौन से हमारे आ रहे हैं, बट वो नहीं आ रहे, है ना। नेक्स्ट, अगर W1 W2 दो सब स्पेसिस हैं, देन W1 यूनियन W2 जरूरी नहीं है सब स्पेस बने, हमने ऊपर भी देखा था, है ना। तो मे और मे नॉट भी सब स्पेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इफ U and V are the two linearly dependent vectors of an inner product space, then which of the following statement is true? अगर linearly dependent है तो देखो ये वाली भी होती है, ये वाली हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हो जाएगी, बट ट्रायंगल इनइक्वालिटी में भी जब हमारी क्या बोलते हैं डिपेंडेंट होते हैं तो इक्वालिटी आती है। सिमिलरली हमारी कोची-श्वार्ट्ज में भी होती है, और ये तो हमारी डिपेंडेंट में होती ही है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमारी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बन जाते हैं, है ना। तो जिसका मतलब ऑल आर ट्रू। अरे रुको रुको, नहीं नहीं, उसने तो बोला है कि कौन सी नोट ट्रू है। ये तो मेरी ट्रू होती है, तो ये तो मेरा गलत ऑप्शन हो गया। ये भी मेरी ट्रू होती है, ये भी मेरा गलत हो गया। तो इसको चेक करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि ये दोनों तो ट्रू हैं। रुको, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर हमारे दो डिपेंडेंट हो गए, अगर मैंने लिया एक तो वेक्टर 1 2 और एक मैंने लिया सपोज 2 4, देखो ये डिपेंडेंट है क्योंकि एक दूसरे का मल्टीपल है। अगर हम इनको ऐड करें, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 और 6। तो मैं इसका नॉर्म निकालती हूँ, 3 6 का, तो इसका नॉर्म आएगा मेरा ये 9 प्लस 36। इज इट इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस, इसका नॉर्म कितना आएगा 1 प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा 4 और 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20। हाँ ये सही है, तो ये हमारा नॉट ट्रू है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप दो डिपेंडेंट वेक्टर लेके चलो तो चेक करो कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। बट ये दोनों तो होते हैं, ये तो आपकी एकदम स्टेटमेंट ही है डिपेंडेंट वेक्टर्स की। एवरी वेक्टर स्पेस हैज हाउ मेनी ट्रिवियल स्पेसेस। ट्रिवियल का मतलब यही होता है कि या तो सिर्फ उसके अंदर आइडेंटिटी हो, या फिर वो क्या हो, खुद ही सब स्पेस बन जाए, तो दो। ओके, नेक्स्ट, रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पोलिनोमियल फंक्शंस ओवर द रियल। देखो, ऑल द पोलिनोमियल फंक्शंस बोला है, इसका मतलब सारे के सारे पोलिनोमियल्स लो, है ना। उसने डिग्री नहीं बोला कुछ भी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट डायमेंशनल बनेगा। अगर कुछ भी फाइनाइट पोलिनोमियल्स बोलता, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में आया था, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसकी n+1 डायमेंशन होगी, तो फिर तो फाइनाइट बनता। बट क्योंकि हमें ऑल पोलिनोमियल्स बोला, और पोलिनोमियल्स तो कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, तो इसका मतलब जो मेरा क्या बोलते हैं बेसिस वाला सेट बनेगा, वो क्या बनेगा, 1 x x² x⁻³ एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सेट बनता है विच इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। तो इसलिए जब भी आपके पास सेट ऑफ ऑल द पोलिनोमियल्स बोले तो वो इनफाइनाइट बने। ओके, तो ये आज हमने कर दिए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस।
ये वाले आप ट्राई करना, क्योंकि इसमें और इसमें आपको चेक करना है कि किसकी हमारी डायमेंशन 3 आएगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी इन सारे क्वेश्चन से। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अभी कौन सा मैथ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।